हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग एक साइंस का नया ब्रांच जो है फिजिक्स, वहाँ से अपना जो है चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत बेहतरीन बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों का पहला ही चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश के बिना जो है ये दुनिया अंधेरा है, चाहे वो प्रकाश ये चमचमाती हुई लाइट की दुनिया का हो, या वो प्रकाश ज्ञान का हो, ठीक है, या वो प्रकाश शिक्षा का हो। तो ये जो प्रकाश है ये शिक्षा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश है, ये एक एनर्जी का प्रकाश है। और उसी प्रकाश को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक भौतिक कारक है, प्रकाश एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम लोग चीज़ों को देखते हैं, जिसके उपस्थिति में हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। और आज उसी चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो स्टूडियो है, इस पर मैंने 200 वाट का पूरा लाइट का व्यवस्था कर रखा है, इसलिए इतना ज़्यादा रोशनी आपको दिख रहा है। अब इसी को हम लोग बंद कर देंगे तो मेरा फेस नहीं दिखेगा, बस आपको ये डिजिटल बोर्ड दिखेगा। तो ये है प्रकाश का कमाल। देखने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, और वो 3 चीज़ें क्या क्या है? तो ये है वो 3 चीज़ें। सबसे पहला चीज़ तो क्या चाहिए? आँख चाहिए, जो हम लोगों के पास है। दूसरा चीज़ क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। और तीसरा चीज़ क्या चाहिए हमारे बच्चे? दूसरा चीज़ तो चाहिए वस्तु। क्या चाहिए? वस्तु या वस्तुएं चाहिए। ये 3 चीज़ जब एक साथ मिलेगा तब जाके देखने की जो घटना है, देखने की जो संभावना है, वो क्या होगा? संपादित होगा और वो पूरा होगा। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले केमिस्ट्री पढ़ा, हम लोगों ने फिर बायोलॉजी पढ़ा। अब जो 10th क्लास के साइंस में बचा हुआ 6 चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है, भौतिक का चैप्टर है। उसी का पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू किए हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिए और अपना टेक्स्ट बुक को पढ़िए, अपना जो है क्वेश्चन वगैरह जो है आप बनाइए। चलिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये प्रकाश की 2 घटनाएं हैं। प्रकाश की कई घटनाएं होती है, उसमें 2 घटना है प्रकाश का, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। ये परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है सब समझाएंगे। चलिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। कहने का मतलब है ये देखने में मदद करता है। ये क्या करता है? देखने में मदद करता है, ठीक है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या गुण है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो रेखाएं होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, वो बिल्कुल सरल होती है, समांतर होती है। ये चीज़ आप देखिएगा जब आप बाइक चला रहिएगा, तो जैसे आप हेडलाइट ऑन कीजिएगा तो जो फोकस निकलता है तो दूर तक जाता है पूरा, और जब आप उसको बंद करते हैं तो नीचे का जो लाइट है वो आपको दिखता है। तो हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे बंदूक सी निकली हुई गोली एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। उसी तरह से प्रकाश की जो रेखाएं होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, वो सीधी रेखा में जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये जो प्रकाश है इसका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, ये द्विधर्मी होता है। इसमें डुअल नेचर होता है। इसमें इलेक्ट्रिक का भी नेचर होता है और इसमें मैग्नेट का भी नेचर होता है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहते हैं। ये आप 12th में अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। और इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि सूर्य की किरणें जब वायुमंडल के विभिन्न परतों को छेदते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसमें अधिकांश जो परत है उसमें क्या होता है? उसमें निर्वात होता है, कोई भी चीज़ें नहीं होती है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं होती है।
स्पेस में हवा भी नहीं होता है, हवा एक स्तर तक होता है, उसी चीज़ को हम लोग अपना क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या है, जो पारदर्शी नहीं है। जैसे ये हाथ है, अब इधर से अगर प्रकाश इस पे पड़ेगी तो ये प्रकाश को आगे जाने नहीं देगी, तो ये हाथ हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है उस वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी वस्तु का ही क्या होता है, छाया बनता है, क्योंकि पारदर्शी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है, तो अपारदर्शी से ही क्या होता है, छाया बनता है। ये याद रखना है। उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात उस स्थिति को कहते हैं माय डियर, जहाँ कुछ भी नहीं हो, जहाँ हवा भी ना हो, जहाँ शून्य हो, कुछ भी ना हो, उस पोजीशन को निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और वो कितना है, देखिए वो है, देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर इस चीज़ को ऐसे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन चूँकि मिनट मीटर में कर दिया है तो 3 जीरो और बढ़ गया है, इसलिए 10 पे पावर जो है 5 के बजाय 10 पे पावर क्या हो गया है, 8 हो गया है। ये अगर होगा तो किलोमीटर हो जाएगा, ये होगा तो मीटर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है। किसी प्रकाश किरण का सतह पर आपतित होने पर यह हो सकता है, क्या हो सकता है, तो परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, अवशोषण हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, इसको थोड़ा सा आप लोग जानिए। थोड़ा सा हम लोग थीम चेंज कर लेते हैं, थीम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए थीम चेंज कर लिए। अब देखिए, चलिए अब ये सतह है, ये क्या है, सतह है। ये प्रकाश की किरण आई, इस पे आ गई, ठीक है, और आने के बाद इधर को गई, इधर को गई। ठीक है, अब देखिए तो ये जो घटना है जहाँ प्रकाश आती है, किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश तो लौटती है, साथ ही साथ प्रकाश का कुछ मात्रा क्या होता है, अवशोषित भी हो जाता है। कुछ मात्रा क्या होता है, अवशोषित भी हो जाता है। ठीक है, अगर प्रकाश, ये कांच है, ये इधर से प्रकाश आई और कांच के प्लेट से ये आगे पार करके निकल गई, तब इस घटना को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये लौटी नहीं बल्कि इसको पार करके छेदते हुए आगे बढ़ गई, और इसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो ये देखिए, पहला घटना होगा परावर्तन, जहाँ उसी माध्यम में लौटेगी। दूसरा होगा माध्यम को पार करके आगे बढ़ेगी अपवर्तन में। और तीसरा जो यहाँ पे है अवशोषण, तो प्रकाश की कुछ मात्रा सतह अवशोषित भी करती है और लौटा भी देती है। जो लौटा दी वो परावर्तन, जो अवशोषित कर ली वो हो गया अवशोषण। ये चीज़ जो है एनसीईआरटी आपको कहना चाह रही है। क्या, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और अवशोषण भी होता है। समझ गए, तो ये 3 घटना है यहाँ पे। चलिए अब है प्रकाश का परावर्तन। अब जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों का कहानी जो है मूल रूप से शुरू हुआ है। कहाँ से, यहाँ से, प्रकाश के परावर्तन से। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण,
जिसको हम लोग आईना कहते हैं। क्या कहते हैं? आईना कहते हैं, जो हमारे घरों में होता है। ठीक है, अजंता कंपनी का आईना लीजिए, एकदम चकाचक। ठीक है, और उसमें अपना चेहरा देखिए, चेहरा भी आपको चकाचक दिखेगा, एकदम बिल्कुल जैसा है वैसा दिखेगा। तो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कोई भी परावर्तक सतह ही दर्पण कहलाता है। और दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। कहने का मतलब ये है, अगर 100% उस पर लाइट पड़ रहा है तो कम से कम 90% लाइट को क्या करेगा, वो परावर्तित कर देगा। और यही वजह है जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है अपना चेहरा देखने में, अपने आप को संवारने में, सजाने में। अदरवाइज 50% अगर लाइट को बाउंस करे और 50% अवशोषित कर ले तो आपका चेहरा कैसा दिखेगा? जैसा पानी में दिखता है, किसी बर्तन में दिखता है। तब ये चीज़ उपयोग में नहीं आता इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट प्रकाश की किरणों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए ये आता है उपयोग में। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। अब उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 नियम होते हैं। ये 2 नियम होते हैं और इसी 2 नियम को क्या करना है? पढ़ना है। आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे सामान्यतः। तो चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है, ये देखिए, ये यहाँ से और यहाँ के बीच ये जो एंगल बना है, एंगल आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल। और यहाँ के बीच जो ये एंगल बना है, ये एंगल आर, रिफ्लेक्ट एंगल, ये दोनों बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है, बताया गया है। दूसरा क्या है? आपतित किरण। इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। किसी भी माध्यम पे जो किरण आएगी, ये आने वाला किरण आपतित कहलाएगा और जाने वाला किरण परावर्तित कहलाएगा। और इस पे जो 90 डिग्री खींचा जाएगा उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। और हिंदी में जो है अभिलंब कहेंगे। नॉर्मल कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, इसको हम विस्तार से बताएंगे। पहले इस चीज़ को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको समझ आए। ठीक ना? चलिए, आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण। दर्पण के आपतन बिंदु, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, जहाँ ये आके टकराती है। और परावर्तित किरण, ये है दोस्तों परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में है। देखिए, ये जो परावर्तक सतह है, ये इसके नीचे अलग तल है और इसके ऊपर अलग तल है। 1, 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों एक ही तल में है, ऊपर ही है। तो ये हो गया दूसरा नियम। ये आपतन कोण है जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये परावर्तन कोण है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 2 नियम है, इसी 2 नियम को अपने को पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी बना लेते हैं। ये किरण आई, तो ये कौन सा किरण हो गया? ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टकरा के चली गई, तो ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रहा नॉर्मल। अब यहाँ कौन बन गया? आई, यहाँ कौन बन गया? आर। तो ये नियम है। पहला क्या है? कोण आई कोण आर के बराबर होगा, पहला। दूसरा, ये जो है आई और ये जो है आर और ये जो है एन, ये सेम प्लेन में होगा, एक ही सतह में होगा, जो कि है, ये देखिए।
और ये है आपका रिफ्लेक्टर, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, जो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से अलग करता है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं मेरे बच्चों। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होता है, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? बिंब का जो छाया बनता है, वस्तु की जो इमेज बनता है, वस्तु की जो छाया बनता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, इस चीज़ को समझिए। प्रतिबिंब, इसको हम लोग इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, है ना, ये ध्यान में रखना है। तो इमेज हमेशा किसका बनता है? तो ऑब्जेक्ट का बनता है। किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का बनता है, वस्तु का बनता है ना, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ से आई, यहाँ गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ गई, और यहाँ पे जो है इस चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ ये वस्तु हो गया और ये इमेज हो गया, और इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए, तो ये हो गया वस्तु, मान के चलिए ये A है, और ये प्रतिबिंब क्या हो गया? B है। तो ये वस्तु हो गया, और ये क्या हो गया? ये प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, है ना। तो इसके लिए दो रे चाहिए। एक रे ये देखिए ये है, दूसरा रे ये है। टकरा के जाने के बाद भी देखिए ये वहाँ पे है। तो इस तरह से दो रे लेंगे तब जाके प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं, फिर जाके आभासी प्रतिबिंब को देखेंगे। पहला, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है, मतलब वास्तव में मिलती है, ना कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ये याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, जबकि मिलती नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है। जैसे यहाँ जाएगा, अब मान के चलिए यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे मिल गया, तो अब ये तो मुड़ गया, लेकिन ये देखिए, ये अगर इधर गया तो इधर से आते हुए ऐसे प्रतीत होता है, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, और दूसरा इधर से गुजारेंगे तो इधर ही मान के चलिए जाएगा, तो ये लगेगा कि इधर ही आया है, तो ये प्रतीत होता है। लेकिन यही अगर ऐसे किए तो ऐसा नहीं है, अब इधर ही आके एकदम बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग तरह का इमेज बनाते हैं तब जाके अपने को ये चीज़ समझ में आएगा। तो जब इमेज पे आएंगे तब इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें मोटा मोटी बात जो है हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। एक पे मिलती है, वास्तव में मिलती है, और दूसरे पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ये याद रखना है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे उतार सकते हैं। चूँकि ये आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोग इसको पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। उल्टा कहने का क्या मतलब है कि कोई अगर ये मान के चलिए वस्तु है जो A है और B है, तो अब इसका जब इमेज बनेगा तो ये क्या बनेगा? B और A बनेगा, और मस्तिष्क अपने को सीधा करके दिखाएगा। ये गुण है वास्तविक प्रतिबिंब का। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। सीधा होने का क्या मतलब है? अगर X और Y है तो जब इमेज बनेगा तो फिर भी क्या होगा? X और Y ही होगा, ऐसे, समझ गए? तो ये दो अलग अलग गुण हो गए इसके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण।
समतल दर्पण में क्या क्या होता है, हमारे घरों में जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण में आप प्रत्येक दिन अपना चेहरा देखते हैं, अपने सूरत को संवारते हैं, अपने फेस का ख्याल रखते हैं, और उसको कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ये घर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो घर में इस्तेमाल होता है। ये है समतल दर्पण, ये है परावर्तक सतह, और ये इसका इंटरलॉक है। क्या है? इंटरलॉक है कि किसी सतह से जुड़ा हुआ है। एक वस्तु यहाँ पे है ए बी, और उसी का इमेज बना यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? अक्ष हो गया। ये वस्तु है, ये यहाँ से गई और यहाँ से टकराई, तो लेकिन टकरा के तो लौट गई, लेकिन यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, देखिए। और अभी मैंने आपको बताया कि आभासी प्रतिबिंब में मिलता नहीं है बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, पहला। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए देखिए ए डैश और बी डैश करके यहाँ वस्तु बन गया, नहीं तो बी ऊपर रहता और ये नीचे रहता। अब वस्तु का देखिए, यहाँ वस्तु दूरी, ये वस्तु दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से उतना ही पीछे बनेगा प्रतिबिंब, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। मिरर से वस्तु की दूरी, मिरर से इमेज की दूरी बराबर होता है। वस्तु सीधा होता है, प्रतिबिंब भी सीधा होता है। तो ये सब गुण है किसका? समतल दर्पण का, जो हमारे घर में है। साथ ही साथ दोस्तों इसका गुण भी देख लीजिए। गुण देखिए तब तो समझ में आएगा। चलिए गुण देखिए, तो गुण में क्या क्या है? तो बहुत सारा चीज़ है गुण में, जो गुण हम आपको बताए अभी वही सारा चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहला ये आभासी और सीधा होता है, बिल्कुल था। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे हम 5 फीट का है, हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो मिरर में इमेज बनेगा, वो भी 5 फीट का होगा, ऐसा नहीं कि वो 10 फीट का हो जाएगा। प्रतिबिंब के उतने ही पीछे बनता है वस्तु का इमेज, जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है। कहने का मतलब है कि आगे मेरा जो ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा से जितना दूर हम हैं, सपोज कीजिए 1 मीटर है, कैमरा को मिरर मान लीजिए, तो जस्ट 1 मीटर पीछे मिरर के अंदर क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब है? आप कभी गौर से देखिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप ये राइट हैंड ऊपर कीजिएगा तो उधर से लेफ्ट हैंड आएगा, लेफ्ट हैंड कीजिएगा तो राइट हैंड आएगा। इस कान को पकड़िएगा तो मिरर में इस कान को पकड़ते हुए दिखाएगा। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तित होना या पार्श्व परिवर्तन को दिखाना, समझे। ये देखिए पार्श्व परिवर्तन बताया। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग प्रतीत होता है और बायां भाग वस्तु का दायां भाग प्रतीत होता है। तो ये समतल दर्पण का जो है लक्षण है, विशेषता है, गुण है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। और यही समतल दर्पण जो है छोटे छोटे साइज में, बड़े साइज में घरों में इस्तेमाल होता है। दर्पण का और भी कई रूप हैं, जो सैलून में, पार्लर में इस्तेमाल होता है। दर्पण का और भी रूप है जो मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है, तो वो अलग दर्पण है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण आता है और अवतल दर्पण आता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है, इस चीज़ को क्या करना है? समझना है। तो चलिए अब हम लोग गोलीय दर्पण की ओर चलते हैं। अब गोलीय दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए। अगर ये सपाट है, पूरा ऐसे सीधा है, और यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट है परावर्तक सतह, तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? समतल। चूँकि दर्पण है इसलिए दर्पण कह देते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं?
प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या है? ये ऐसे गोला बना हुआ है, एक फुटबॉल के जैसा है, और इसको कट करके हम लोग बनाए हैं। तो कट करने का मतलब क्या, मान के चलिए यहाँ से यहाँ कट कर लिए तो ये ऐसा दिखेगा। जब ये ऐसा दिखेगा तो इसका दो पार्ट कर लेंगे, एक अंदर से रचित करके और एक बाहर से रचित करके। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अंदर और बाहर क्या, ये सपोज कीजिए ये निकाल ले और ये निकाल लिए, तो एक बार इधर से कलर कर दिए, इधर से कलर कर दिए। जब इधर से कलर किए तो आंतरिक भाग जो है ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक भाग होगा, अंदर होगा। इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, अंदर होगा। ठीक है, परावर्तक सतह कैसा होगा, अंदर होगा। ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब इसका उल्टा, इसको इधर से कलर कर दिए, अंदर से कलर कर दिए। जब अंदर से कलर कर दिए तो ये बाह्य भाग है, और बाह्य भाग इसका क्या होगा, ये बाह्य भाग क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। और ये उभरा हुआ होगा, ऐसे उभरा हुआ होगा। अधिक से अधिक यहाँ पे क्या मिलेगा, जगह मिलेगा, सतह मिलेगा परावर्तन के लिए, और यहाँ कम जगह मिलेगा परावर्तन के लिए। अब इस तरह से गोलीय दर्पण का दो भाग हो गया। अगर अंदर से है, देख लीजिए, अंदर से है ना, अंदर से देखिए, यहाँ अंदर से है। ठीक है, और यहाँ क्या है, बाहर से है ना। तो इस तरह से इसका नामांकन हो जाएगा, अवतल हो जाएगा और उत्तल हो जाएगा। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण का पाठ है, और गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण ऐसे ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, इसी को क्या करना है, समझना है। चलिए यहाँ देखिए है, अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है एक नया टॉपिक के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको नया टॉपिक के रूप में ही स्टार्ट करेंगे, ताकि पहले वाला चीज़ जो है वो सामान्य है, उसमें उतनी ज़्यादा रचनाएं नहीं है, उतना ज़्यादा जो है वर्क नहीं करना है, इसलिए उसको सेपरेट रखना। और यहाँ से कल हम लोग देखेंगे विस्तार से, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। क्लास 10th के बच्चे बहुत बारीकी से चीज़ों को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से। जो भी आपके पास गेस्ट पेपर वगैरह है, जो मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड ने जारी की है, उन सबों से, और जो दिक्कत है वो आप कमेंट कीजिए या पर्सनली मिल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग, उन सबों से रिक्वेस्ट है जो वीडियो देखते हैं, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।